दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 9 फरवरी 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि कानून का समर्थन किया है। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि नए कृषि कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा है कि शुरू से ही कहा जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हालांकि यह भी कहा है कि कुछ राज्यों में इसके बारे में कुछ भ्रम है, जिसके लिए बातचीत हो रही है। पत्रकारों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कृषि कानून के संबंध में पूछे गए सवालों के जवाब में कहा कि किसान आंदोलन को लेकर बातचीत चल रही है। जी उन्होंने कृषि कानून के संबंध में पूछे जाने पर कहा है कि शुरू से ही बताया जा रहा है कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, बल्कि लोगों को यह आजादी मिल रही है कि किसान जहां भी चाहे अनाज बेच सकते हैं। यह किसानों के फायदे के लिए ही है। कुछ राज्यों में पुरानी परंपरा के कारण इसको लेकर कुछ भ्रम की स्थिति है। जब बातचीत हो रही है, मुझे लगता है कि बातचीत से भ्रम दूर होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। दोस्तों बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से राज्य के नीतीश सरकार पर हमला बोला है। जी कांग्रेस महासचिव और केरल के प्रभारी तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को समर्थन देने के लिए तैयार है। राज्य के लिए विशेष दर्जे के मुद्दे पर पार्टी जदयू को समर्थन देने को तैयार है। वे सिर्फ इतना करे कि अपने सहयोगी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तैयार कर लें। तारिक अनवर ने पटना में स्थित कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें कही है। साथ ही तारिक अनवर ने कहा है कि नीतीश कुमार ने पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद यह दावा किया था कि जब तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक विकास संभव नहीं है। हम नीतीश कुमार का साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मना ले। आज केंद्र में उनकी सरकार है, बिहार में भी उनकी सरकार है, अब कोई रुकावट नहीं है। नीतीश कुमार फिर से आवाज बुलंद करे, हम उनका साथ देंगे। उन्होंने कहा है कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग पुरानी है, अब केंद्र सरकार को इस मांग पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। दोस्तों बिहार के हेल्थ सेक्टर को सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात दी है। जी हां, पीएमसीएच वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनेगा। जी हां, नीतीश कुमार ने सोमवार को इसका शिलान्यास किया है। उन्होंने पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 5,540 करोड़ की लागत से पूर्ण विकास के लिए भूमि पूजन किया। जी हां, पीएमसीएच में 5,562 बेड और 487 बेड वाले इमरजेंसी यूनिट का निर्माण किया जाएगा। 7 साल में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का लक्ष्य है। जी हां, पीएमसीएच की पूर्ण विकास योजना के शिलान्यास एवं भूमि पूजन समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, दोनों उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि हम जब इंजीनियर कॉलेज में स्टडी कर रहे थे उस समय मेरे कई मित्रों ने मेडिकल में एडमिशन कराया था, तब मेरा यहां आना जाना होता था। पटना मेडिकल कॉलेज से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। दोस्तों बिहार में लंबी इंतजार के बाद स्कूलों में रौनक लौट गई है। स्कूल कैंपस में किलकारी गूंजने लगी है। लगभग 10 माह बाद बिहार के क्लास 6ठी से 8वीं तक के सरकारी स्कूल कल से खोल दिए गए हैं। हालांकि कल पहले दिन उपस्थिति कम रही। जो कोरोना गाइडलाइन के अनुसार 50% बच्चों को ही स्कूल में आने के लिए परमिशन मिली है, जबकि शिक्षकों और अन्य स्टाफ की उपस्थिति 100% यानी कि सभी को आना अनिवार्य है। स्कूल खोलने को लेकर पहले ही परिसर की साफ सफाई करा ली गई थी। जैसे शिक्षा विभाग की ओर से कैंपस को सैनिटाइज कराया गया था। बेंच डेस्क को भी बारीकी से सैनिटाइज किया गया था। स्कूल की ओर से डिजिटल थर्मामीटर, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था कराई गई है। छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए टास्क टीम का गठन किया गया है। दोस्तों बिहार सरकार 4 नई यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए तैयारी कर रही है। इसके लिए बिल आगामी बजट सत्र में बिहार विधानसभा के समक्ष रखे जाने की संभावना है। कहा जा रहा है कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी एक अलग स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम की होगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने नाम ना लेने की शर्त पर वो बताया है कि चारों बिलों पर काम एडवांस स्टेज में है और उन्हें जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। जो उनमें से एक यूनिवर्सिटी खास तौर पर मेडिकल की तैयारी होगी और दूसरी इंजीनियर की। जी आपको बता दें कि 2010 के बाद से ही सभी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी की स्थापना 2010 में उसी उद्देश्य से की गई थी कि यह सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करेगा।
दोस्तों, रक्षा बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि उन्हें किसानों और जवानों में से किसी की चिंता नहीं है और वे सिर्फ अपने 3-4 पूंजीपति मित्रों की मदद के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए बजट में कटौती करके न सिर्फ सैनिकों की अनदेखी की है, बल्कि जिन सैनिकों ने अपनी जवानी देश सेवा के लिए लगाई है उनकी पेंशन में भी कटौती कर दी है। यह राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट करके कहा है कि बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती, न जवान न किसान, मोदी सरकार के लिए 3-4 उद्योगपति मित्र ही भगवान। वही कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि अब तक आंदोलन कर रहे 210 किसान दम तोड़ चुके हैं, यानी कि उसकी जान जा चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री किसानों की मांग नहीं मानने की जिद पर अड़े हुए हैं। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि मोदी जी, देश के इतिहास में आप एकलौते निर्दयी प्रधानमंत्री के रूप में दर्ज होने वाले हैं। दम तोड़ते संघर्षकर्ता किसान भाइयों और उनके परिजनों के दर्द को यूं नजरअंदाज करना आपकी फांसीवादी मानसिकता दिखाता है। अब तक 210 किसान की जान चली गई है इस धरने में। यह राज छठ छोड़कर राज धर्म का पालन करिए। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा है कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जी पश्चिम बंगाल विधानसभा में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए राज्य में अपनी पैठ बैठाने में जुटी बीजेपी पर हमला किया। जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि कुछ कह रहे हैं कि राज्य का बजट आगामी चुनाव से पहले का विज्ञापन है। अगर यह विज्ञापन है तो भी क्या समस्या है। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि कुछ कह रहे हैं कि हम कुछ दिनों के लिए यहां आए हैं, हम यहां एक विशाल जनादेश के लिए फिर से आएंगे। दोस्तों, तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है। जी किसान अपनी मांगों को लेकर भयंकर ठंड में भी डटे हुए हैं। इस दौरान पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने रविवार को कहा है कि किसानों की मांगे पूरी नहीं होने तक घर वापसी की कोई भी संभावना नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। जी उन्होंने केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शनों को नाकाम नहीं होने वाला जन आंदोलन करार दिया है। राकेश टिकैत ने किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार को विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी प्रणाली को जारी रखने का विश्वास दिलाने के लिए एक नया कानून बनाना चाहिए और गिरफ्तार किए गए किसानों को रिहा करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह जन आंदोलन है, यह फेल नहीं होगा। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन और मजबूत होता जा रहा है। जहां कई खाप नेता महापंचायत में मौजूद थे। उन्होंने पिछले साल दिसंबर में राज्य की भाजपा जजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। राकेश टिकैत ने आंदोलन को मजबूत करने में उनकी भूमिका की सराहना की। दोस्तों, बिहार के 38 जिला और 55 अनुमंडल अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए जल्द ही जीविका दीदियों की रसोई में बनाए गए भोजन की आपूर्ति शुरू हो जाएगी। जी हां, राज्य स्वास्थ्य समिति ने जीविका पोषार्जन समिति से योजना के करार का खाका तैयार कर लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के अनुमोदित के बाद इस सप्ताह करार पत्र पर स्वास्थ्य विभाग और जीविका पोषार्जन समूह के प्रतिनिधि हस्ताक्षर कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुछ अरसे पहले बिहार के 7 जिलों बक्सर, शिवहर, सहरसा, गया, शेखपुरा, पूर्णिया और वैशाली के कुछ सदर अस्पताल तथा गया के शेरघाटी अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती मरीजों को जीविका दीदी की रसोई में पका, स्वच्छ, पौष्टिक एवं गुणवत्तापूर्ण भोजन दिया जा रहा था। जब पायलट प्रोजेक्ट के तहत चल रही योजना के परिणाम सार्थक आए हैं, जिसके बाद राज्य के सभी 38 जिला और 55 अनुमंडल अस्पतालों में इसे लागू करने की स्वीकृति राज्य परिमंडल ने दे दी है। इसके पहले जीविका समूह और स्वास्थ्य विभाग के बीच करार होना बाकी है। दोस्तों, राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में जवाब दिया। सभी की निगाहें इस भाषण के दौरान प्रधानमंत्री पर रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए सबसे पहले सभी सांसदों को धन्यवाद कहा। उन्होंने राज्यसभा की कार्रवाई को अपना समय दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का अभिभाषण एक नई उमंग, ऊर्जा और आत्मविश्वास पैदा करने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति का तहे दिल से आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष नेताओं द्वारा उठाए गए सभी चिंताओं और पीड़ित सवालों का जवाब दिया। साथ ही किसानों को विश्वास दिलाया। आपको बता दें कि संसद के बजट सत्र की शुरुआत के बाद से विपक्ष ने लगातार कृषि कानूनों पर केंद्र पर हमला किया है। हालांकि सरकार ने विपक्ष पर कृषि कानूनों को लेकर गुमराह कराने का आरोप लगाया है और आरोप लगाया है कि किसानों का विरोध केवल एक राज्य पंजाब में है। सरकार ने यहां तक कहा है कि वह संशोधन के लिए तैयार है, लेकिन दावा किया है कि कृषि कानूनों में कुछ भी गलत नहीं है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि
गुलाम नबी आजाद जी हमेशा शालीनता से बोलते हैं, कभी भी गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हमें उनसे ये सीखनी चाहिए। मैं इसके लिए उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए चुनाव की प्रशंसा की। मुझे विश्वास है कि आपकी पार्टी इसे सही भावना में लेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए एक लाभकारी योजना चलाई जा रही है, जी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसके जरिए जरूरतमंद किसानों को 6,000 रुपए सालाना सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। जी इस बार भी सरकार ने किसानों के खाते में किस्त का पैसा भेज दिया है, लेकिन खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री किसान निधि का पैसा कुछ अयोग्य लोग भी उठा रहे हैं। करीब 33 लाख अयोग्य किसानों के खाते में 2326 करोड़ रुपए भेजी जा चुकी है। जी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो अयोग्य लोग प्रधानमंत्री किसान का लाभ उठा रहे हैं, उनका पता लगाकर राज्य सरकारें मामला दर्ज कर रही है। योजना के तहत 32,91,000 अयोग्य लाभार्थियों के खाते में 2326 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए जा चुके हैं। जी इनकम टैक्स देने वाले कुछ लोग भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। आपको बता दूं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के 11 करोड़ 53 लाख लाभार्थियों को मिल रहा है। दरअसल कई किसान इस योजना की सही जानकारी न होने की वजह से इससे जुड़े हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन किसान इसका पात्र बन सकता है। तो सबसे पहले बता दूं कि जो किसान खेती की भूमि का उपयोग कृषि के अलावा किसी दूसरे काम के लिए कर रहे हैं, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी हाँ, वही जो दूसरे के खेते में काम करते हैं वे भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। वही कृषि भूमि का मालिक अगर सरकारी कर्मचारी है या फिर रिटायर हो चुके हैं, उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी इसके अलावा अगर किसी के परिवार का कोई भी सदस्य इनकम टैक्स पेयर है तो वह भी योजना का लाभ का पात्र नहीं है। अगर खेती करने वाले किसान के नाम खेती नहीं है तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जी अगर खेत उनके पिता या फिर दादा के नाम है तब भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों, लोगों को कोरोना टीका की सर्वाधिक खुराक लगाने वाले देशों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। जी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी है। इस सूची में अमेरिका और ब्रिटेन भारत से ऊपर है। जी मंत्रालय ने बताया कि भारत के 12 राज्यों में से 2-2 लाख से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। अकेले उत्तर प्रदेश में 6,73,542 लोगों को टीका लगाया गया है। जी देश भर में कोरोना टीकाकरण के तहत 7 फरवरी सुबह से 8 बजे से कुल 57,75,000 लोगों को टीका लगाया गया है। दोस्तों, आज बात करते हैं भोजपुरी सिनेमा के स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में। जी भोजपुरी सिनेमा के स्टार एक्टर दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ काफी फेमस हैं। जी उनके चाहने वालों की कोई भी कमी नहीं है। दिनेश लाल यादव निरहुआ को घूमने फिरने का बहुत शौक है। भोजपुरी स्टार निरहुआ की अभिनेत्री अमरपाली बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन काफी समय से यह भी चर्चा में चल रही है कि वे एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। जी हालांकि दिनेश लाल यादव इस बात को हमेशा अफवाह बताते हैं और कहा कि उनकी शादी मनसा से हो चुकी है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को भी नहीं पता। जो कभी साइकिल पर चलने वाले दिनेश लाल यादव आज करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। तो आइए जानते हैं उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ बातों को और उनकी लाइफ स्टाइल के बारे में। जो दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ मूल रूप से गाजीपुर के टंडवा से आते हैं। भोजपुरी सिनेमा में आने से पहले वे गाना गाया करते थे। जो दिनेश को बचपन से ही गाने बजाने का काफी शौक रहा है, लेकिन उस समय निरहुआ का परिवार काफी आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। उस वक्त निरहुआ के पिता की आय मासिक आय महज 3500 रुपया ही थी। इतने थोड़े पैसे में उनके पिता 7 लोगों का पेट पालते थे, जो उनके लिए काफी मुश्किल था। निरहुआ जब छोटे थे उस समय उनके पिता अपने बड़े भाई के साथ पैसे कमाने के लिए कोलकाता चले गए थे, लेकिन अपने पीछे उन्होंने अपनी पत्नी और 3 बेटियों को भी छोड़ दिया। अपने साथ हुए केवल अपने बेटे निरहुआ को ले गए थे। निरहुआ की शुरुआती पढ़ाई कोलकाता में ही हुई है। उन दिनों निरहुआ के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण वे कहीं भी जाते थे तो वे पैदल ही जाते थे। उन दिनों में उनके घर पर एक साइकिल भी नहीं थी, लेकिन निरहुआ ने अपनी जिंदगी को बनाने के लिए काफी संघर्ष किया। साल 2001 में निरहुआ के 2 एल्बम आए थे। इस एल्बम की वजह से उनकी पहचान बन गई। इसके बाद वे लोगों के लिए नया चेहरा नहीं रह गए। साल 2003 में भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ का एक और एल्बम रिलीज हुआ। ये एल्बम सुपर हिट रहा। इसके बाद निरहुआ ने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। उस समय उनके सितारे बुलंदी पर थे। इसके बाद निरहुआ को भोजपुरी फिल्मों में काम मिलना शुरू हो गया। इन सब में उनके पिता ने उनका बहुत साथ दिया। आज निरहुआ अपनी लाइफ स्टाइल काफी अच्छे से जी रहे हैं। आज उनके पास कई गाड़ियां और महंगे घर हैं। कभी साइकिल के लिए मोहताज निरहुआ आज भोजपुरी सिनेमा के जाने माने एक्टर हैं।
दोस्तों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 2 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। जी हां, उनके मुताबिक आंदोलन वापसी पर कोई भी गलतफहमी ना पाले, ऐसा इसीलिए क्योंकि आंदोलन स्थल पर उनके पंच भी रहेंगे और वीर मंच भी। ये बात उन्होंने हिंदी समाचार चैनल आज तक से सीधी बात की है। इस एपिसोड में उन्होंने मोदी सरकार के लाए गए 3 नए कृषि कानून, एमएसपी, राजनीति समेत तमाम मुद्दों पर खुलकर बात की। इंटरव्यू के दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि ये गन्ना एक्ट नहीं मानते हैं, सरकार ने जो मानक बना दिए हैं, अब तो आंदोलन उन्हीं पर होगा। दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर बॉलीवुड में 2 भाग अब साफ नजर आने लगा है। जो सोशल मीडिया पर सेलेब्स मुखर रूप से अपनी बातें रख रहे हैं। जो वाद विवाद के इस सिलसिले का असर भी अब दिखने लगा है। महीनों से प्रदर्शन कर रहे किसान उनका समर्थन न करने वाले सितारों से नाराज हैं। इसमें देवल परिवार का नाम भी शामिल है। किसान देवल परिवार से इतने नाराज है कि उन्हें पंजाब में शूटिंग तक नहीं करने देना चाहते हैं। दरअसल हॉलीवुड सिंगर रिहाना के ट्वीट को लेकर शुरू हुए विवाद पर हेमा मालिनी का तंज और भाजपा से देवल परिवार की नजदीकियों के कारण किसान उनसे खासा नाराज हैं। जहां गुस्साए किसानों का कहना है कि वे देवल परिवार को पंजाब और हरियाणा में शूटिंग नहीं करने देंगे। इन दिनों पंजाब के पटियाला जिले के देवीगढ़ इलाके में बॉबी देओल की आने वाली फिल्म लव हॉस्टल की शूटिंग चल रही है। जानकारी के अनुसार कल 150 से 200 प्रदर्शनकारी किसानों ने फिल्म की शूटिंग रोक दी थी और क्रू को बिना शूटिंग किए ही शूटिंग से वापस जाने को कह दिया था। हालांकि उस समय बॉबी देओल वहां पर मौजूद नहीं थे। दोस्तों राजस्थान के 20 जिलों के 90 निकायों में प्रमुख पद के लिए हुए मतदान के परिणाम आ गए हैं। जी इन परिणामों के मुताबिक कांग्रेस ने बाजी मार ली है। जी कांग्रेस ने 48 सीटें जीती है, वही बीजेपी ने 37 पर जीत हासिल की है, वही निर्दलीय को 3, एनसीपी को 1 और फिर आरएलपी को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है। 90 निकायों में से 3 पर निर्विरोध चुनाव हुआ था। दोस्तों सफलता सुख सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है, यह बिहार के बेटे ने साबित करके दिखाया है। जी वैशाली जिला के जंदाहा प्रखंड के सस्तोल गांव निवासी सचिन कुमार ने यूपीएससी की सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स 2019 परीक्षा में देश भर में पहले ही प्रयास में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जी सामान्य परिवार से आने वाले 22 साल के सचिन देश में सफल 264 छात्रों में पहले स्थान पर है। जी वर्तमान में सचिन बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में एमए राजनीति विज्ञान के छात्र। सचिन की पारिवारिक पृष्ठभूमि सामान्य है। कोरोना काल में सचिन ने गांव में ही यूपीएससी की तैयारी की है। दोस्तों देश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। जहां आए दिन सैकड़ों लोग सड़क दुर्घटना के चलते अपनी जान गंवा रहे हैं। खासकर देश के हाईवे पर एक्सीडेंट के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। जहां इसी को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक विशेष रोड सेफ्टी सिस्टम पर काम कर रहा है, जो देश भर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं में घायल लोगों के लिए तत्काल उपचार पहुंचाने का काम करेगा। जानकारी के अनुसार यह एक तरह की सुरक्षा प्रणाली की तरह काम करेगा, जो कि हाईवे पर होने वाले किसी भी तरह के एक्सीडेंट के दौरान तत्काल पुलिस और एम्बुलेंस सर्विसेज को सूचना देगा। जी यह सिस्टम यह सुनिश्चित करेगा कि मौके पर पहुंचने वाला एम्बुलेंस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम यानी कि जीपीएस से लैस होगा, ताकि घायल को जल्द से जल्द नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा सके। ये इस बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव गिरिधर अरमान ने मीडिया को बताया कि यदि पुलिस, एम्बुलेंस और अस्पताल एक ही नेटवर्क के माध्यम से जुड़ते हैं तो फिर सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए तत्काल उपचार संभव होगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने राजनीति का अपराधीकरण किया है, भ्रष्टाचार को संस्थागत रूप से दिया है और पुलिस का राजनीतिकरण कर दिया है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोग उनसे ममता दिखाने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उन्हें निर्ममता मिली। राज्य में अपनी पहली रैली में मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर प्रहार करते हुए उस पर भ्रष्टाचार एवं कुशासन के आरोप लगाए हैं और कहा कि सत्ता दल ने पिछले 10 वर्षों में कई बेईमानियां की और समय आ गया है कि विधानसभा चुनाव में उन्हें राम कार्ड दिखाया जाए। जी हां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को चेताया है कि टीएमसी, कांग्रेस और वामपंथी दलों के बीच मैच फिक्स है और केवल भाजपा की सरकार ही राज्य को कुशासन से मुक्त कर सकती है। जी उनकी जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकती है। आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि जैसी केंद्रीय योजनाओं को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं करने के लिए उन्होंने राज्य सरकार की आलोचना की है और कहा कि भाजपा सरकार बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में इस तरह की योजना को लागू करने का निर्णय किया जाएगा।
दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक केंद्रीय बजट में अगले 3 सालों में देश के सभी रेलवे लाइनों की विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है। जी इसके साथ ही 2030 तक भारतीय रेलवे विश्व की पहली प्रदूषित रहित रेल बन जाएगी। पीयूष गोयल पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। जी इस दौरान उन्होंने कहा कि 2023 तक सभी ट्रेन डीजल मुक्त हो जाएगी, जिसके कारण दिल्ली सहित पूरे देश को वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार बनने से पहले रेलवे में प्रति वर्ष 40 से 45 हजार करोड़ का निवेश होता था। इस वर्ष वित्त मंत्री ने रेलवे में 2,15,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। इसी तरीके से हाईवे के विस्तार के लिए बड़ी राशि खर्च होगी। रेल और सड़क में निवेश से विकास में तेजी आएगी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की परेशानियों का कोई भी अंत नहीं दिख रहा है। जी हां, ममता के 10 सालों के शासनकाल में उन पर आरोप लगता रहा है कि वे मुस्लिम समुदाय को खुश करने में लगी रही। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस को तुष्टिकरण की नीति का फायदा भी मिला। जी हां, मुस्लिम समाज ने थोक के भाव में पूर्व में यानी कि पहले तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया, पर हालात इस बार कुछ बदला सा दिख रहा है। जी हां, जो विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस की चिंताएं वैसे ही बढ़ती जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के मुस्लिम समुदाय का वोट इस बार बढ़ सकता है, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। जी हां, पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाताओं का प्रतिशत कई अन्य राज्यों से कहीं ज्यादा है। करीब 30% मतदाता मुस्लिम समुदाय से हैं। जी हां, राज्य विधानसभा के 294 निर्वाचित क्षेत्रों में से 46 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतदाता बहुमत में हैं। जी हां, उनकी तादाद 50% या फिर उससे अधिक है। लगभग 100 सीटें ऐसी है जिस पर मुस्लिम समुदाय का दबदबा रहता है और जीत हार की कुंजी उन्हीं के पास रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव तक मुस्लिम समुदाय ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में खड़ी थी। जब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के उदय की शुरुआत हो चुकी थी, फिर भी तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी से 3% ज्यादा वोट मिला, जिसके कारण तृणमूल कांग्रेस बीजेपी के 18 सीटों के मुकाबले 22 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रही। यह एक अनुमान के अनुसार लगभग 65% मुस्लिम वोट तृणमूल कांग्रेस के खाते में गई थी, जो तृणमूल कांग्रेस का 42 में से 22 सीटों पर जीत का सबसे बड़ा कारण रहा। जी लोकसभा चुनाव के लगभग 1 साल बाद अब प्रदेश में यानी कि बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाला है, पर इस साल में प्रदेश की हालात बदली से नजर आ रही है। जी पड़ोसी राज्य बिहार में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने जिस तरीके से तथाकथित सेक्युलर दलों का खेल बिगाड़ा, उससे मुस्लिम समुदाय की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है। जी एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में 24 सीटों में चुनाव लड़ा और 5 सीटों पर जीत हासिल की। बाकी की सीटों पर उन दलों का जो मुस्लिम वोट को अपने जागीर मानते थे, खेल उसका बिगड़ गया। जी एआईएमआईएम ने अब पहली बार पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ने का फैसला किया है। एमआईएम की बिहार में सफलता से प्रभावित होकर बंगाल में प्रमुख मुस्लिम धार्मिक नेता पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के नेतृत्व में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी कि आईएसएफ नामक पार्टी का गठन हो गया, जो चुनावी मैदान में ताल ठोकने को तैयार है। जी पीरजादा ने 2011 और 2016 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी को समर्थन दिया था, जो ममता बनर्जी की पार्टी की जीत का एक बड़ा कारण साबित हुआ था। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोट बढ़ने की संभावना है। जी हां, बंगाल के 30% मुस्लिम मतदाताओं में 90% ऐसे मतदाता है जिनकी मातृभाषा बंगला है, जबकि 10% उर्दू भाषी है। जी हां, ओबीसी ने पीरजादा की पार्टी के साथ गठबंधन की पेशकश की है ताकि भाषा के आधार पर मुस्लिम वोट ना बटे। जी पीरजादा पश्चिम बंगाल चुनाव में हॉट केक बन गए हैं और काफी मांग भी है। उधर टीएमसी आईएसएफ से गठबंधन करना चाहती है और कांग्रेस पार्टी ने पीरजादा पर डोरे डालना शुरू कर दिया है। पीरजादा वो ऊंट बन गए हैं जो किस करवट बैठेगा अभी कोई भी नहीं जानता। जी पर एक बात जो सभी को पता है वो ये है कि जैसे ही ओबीसी ने बिहार में तथाकथित सेक्युलर दलों का खेल बिगाड़ा था, बंगाल में चुनाव में पीरजादा वो रोल निभा सकते हैं। दोस्तों, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के निर्देश पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार यानी कि 6 फरवरी को असम के करीब 7,47,000 चाय बागान मजदूरों के खाते में 3,000 रुपए के वितरण करने की बात कही थी। इस योजना के लिए सरकार ने कुल 224 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला किया है। इंडिया टुडे के मुताबिक असम में कुल 7,46,667 चाय बागान मजदूर के खाते में भारत सरकार ने वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। संसद में बजट पेश करने के दौरान भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चाय बागान मजदूरों के खाते में पैसा भेजने के बारे में जानकारी दी थी। इसके साथ ही आपको बता दूं कि राज्य के वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार 10 दिनों में राज्य में चाय बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि करेगी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में चाय बागान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।
दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी यानी कि एमवीए सरकार को 3 पहिया वाली ऑटो रिक्शा करार दे दिया और उस पर सभी मोर्चे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया। जी हां, उन्होंने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के कंकावाली में एक मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के बाद कहा है कि इस ऑटो रिक्शा के सभी पहिए अलग अलग दिशाओं में भाग रहे हैं। अमित शाह का आरोप है कि एमवीए गठबंधन सत्ता के लोभ में बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह लोगों के जनादेश को धोखा देकर बनाया गया अपवित्र गठबंधन है, जबकि जनादेश देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा शिवसेना गठबंधन सरकार के लिए था। जो उन्होंने आरोप लगाया है कि यह गठबंधन सत्ता के लोभ में बनाया गया। उन्होंने यह दावा किया है कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और शिवसेना द्वारा मुख्यमंत्री का पद साझा किए जाने को लेकर कोई भी वादा नहीं किया गया था। दोस्तों, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के किसान चौपाल में अब 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने और फिर किसानों के लिए फायदेमंद कानून को लाने की मांग की जा रही है। जब पार्टी द्वारा आयोजित किसान चौपाल में किसानों ने यह साफ साफ कह दिया है कि केंद्र के कानूनों में संशोधन के पक्षधार नहीं है, बल्कि वे इन कानूनों को वापस लेने के पक्ष में है। किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून बनाए जाने पर भी जोर दिया है। रालोसपा के प्रवक्ता धीरज सिंह कुशवाहा ने बताया कि बिहार के किसान मंडी व्यवस्था फिर से लागू करने की बात भी कह रहे हैं ताकि उनके उत्पादों की बेहतर कीमत मिल सके। किसानों ने कहा है कि अगर एमएसपी पर कानून बनता है तो उससे बिहार के किसानों को भी फायदा होगा। दोस्तों, पटना में अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, जिससे बेखौफ होकर अपराधी गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जी हां, खासकर बदमाश उन घरों को निशाना बना रहे हैं जिन घरों में ताला लगाकर लोग कहीं बाहर गए हों। जी हां, अपराधियों की इसी कार्रवाई से लोग पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना के बौद्ध कॉलोनी थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां बापूनगर इलाके में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने नकदी समेत लाखों के जेवरात गायब कर दिए। बताया जा रहा है कि घर के लोग सरदा कर्म में गांव गए थे, जहां उन्होंने घर के दरवाजे पर नया ताला लगा दिया था। इसके बावजूद ताला तोड़कर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और लाखों रुपए के जेवरात सहित नकदी उड़ा ले गए। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, वो है आंदोलनजीवी। जी हां, वकील, छात्रों, मजदूरों के आंदोलन में से लोग नजर आते हैं। यह पूरी एक टोली है जो आंदोलन के बिना जी ही नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ता खोजते रहते हैं। जी हां, कुछ लोग खासकर पंजाब के सिख भाइयों के दिमाग में गलत चीजें भरने में लगे हुए हैं। यह देश हर सिख के लिए गर्व करता है। कुछ लोग उनके लिए जो भाषा बोलते हैं उनको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। इससे कभी भी देश का भला नहीं होगा। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अस्थिर अशांत रहे, इसके लिए कुछ लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमें इन लोगों को जानना होगा। हम ये ना भूले कि जब बंटवारा हुआ तो सबसे ज्यादा पंजाब को भुगतना पड़ा। जब 1984 के दंगे हुए, सबसे ज्यादा आंसू पंजाब के बहे। जो लोग उछल उछल करके राजनीतिक बयानबाजी करते हैं, उनके राज्य में उनको जब मौका मिला, उन्होंने इसमें कुछ आधा अधूरा करके ना छोड़ा। दोस्तों, उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ में रविवार की दोपहर ग्लेशियर फटने से आसपास के इलाके में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। यह स्थिति भयावह होता देखकर उत्तराखंड सरकार ने रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया। जहां उत्तराखंड पुलिस और आईटीबीपी के जवानों द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जहां अब तक 25 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, जबकि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। इधर इस हादसे में बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में रहने वाले इंजीनियर मनीष कुमार भी लापता हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बिहटा के रानी तालाब थाना के निसरपुरा गांव निवासी मनीष कुमार के घर देर शाम उत्तराखंड से फोन आया कि हादसे के बाद मनीष लापता हो गए हैं। यह सुनते ही घर वालों के होश उड़ गए। जहां आनंद फानंद में वे उनकी खोजबीन के लिए हरिद्वार रवाना हो गए। आपको बता दें कि मदन मोहन सिंह के बेटे इंजीनियर मनीष कुमार हरिद्वार में जोशीमठ के नजदीक ओम मेटल इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्रोजेक्ट कंपनी में काम करते रहे हैं। लेकिन रविवार की दोपहर ग्लेशियर फटने के बाद आए तेज पानी के बहाव और फिर मलुआ में वे लापता हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार वे वहां पिछले 3 सालों से काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज बस यहां तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।